देर तक हम ये क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे कि आजकल की यूथ को क्या हो गया, ये क्या करती है, ये कैसे सोचती है, इन्होंने कुछ पता ही नहीं है। सवाल ये है कि एक ताकत है, एक तवानाई है, जैसे पानी है, आपको डैम्स चाहिए होते हैं उसके लिए। इजहार कैसे होगा? पानी से बिजली बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यूथ हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या हमें पता है कि हमें वो कैसे चैनलाइज करना है? चाइना की हम बात करते हैं, बारहा करते हैं, लेकिन क्या हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं? हम तो डरने लगते हैं कि ये छोटा काम होता है, ये काम होता है। खाली जहन, इतने सारे खाली जहन हैं, उनको सिर्फ राह पे लगाना है। सो क्या कोई राह तैयार हो रही है? इसके लिए क्या क्या काम हो रहा है आज के प्रोग्राम में, हमें ये देखना है। बातें करना काफ़ी नहीं है। आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या करना है आपने? आगे मेरा प्लान है टीचर बन के मैं छोटे से छोटे बच्चों की एक एक चीज़ को आगे बढ़ाऊं ताकि वो कुछ करें अपनी ज़िंदगी। यूथ पॉलिसी जो है वो को आपने सुना है? यूथ पॉलिसी है पाकिस्तान की? नो। क्यों बाबू, आपके इल्म में है कुछ? No, sir, I have no idea. No idea. No idea. Never heard of it? No. What was your aptitude? I wanted to go in fine arts. So you should go here and यहाँ पेरेंट्स अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को चाहिए अवेयरनेस, पेरेंट्स को भी देनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक मिस्टेकन एम्बिशन की तरफ मत लेकर जाएं। मिस्टेकन एम्बिशन, लव यू फॉर दैट। ये गौर करें, कितनी अच्छी टर्म पता लगी हमें, मिस्टेकन एम्बिशन। इसका शिकार ना हो जाए। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, मैं भी उन्हीं में से हूँ यकीनन। अगर जब आप अपने बच्चों को विदेशी तालीम पढ़ाते हैं, ओ लेवल्स और ए लेवल्स पढ़ाते हैं, इसलिए कि उन्होंने बाहर वाली तालीम पढ़ी होती है, फिर वो बाहर ही रहते हैं। मैं यहाँ से इसी कर रही हूँ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। मुझे बताएं कि ख़वातीन के लिए भी टीचिंग बड़ा अच्छा शोबा है और मर्दों के लिए भी, लेकिन अब टीचिंग इन नहीं है लोगों को। नहीं, टीचिंग इन है, क्यों नहीं है? मतलब टीचिंग ही हर पेशे को आगे मतलब लेकर जाता है। टीचिंग को वैल्यू हम देंगे तो टीचिंग को हम दे रहे हैं वैल्यू, हम दे नहीं रहे हैं, ये अलग बात है। क्योंकि हमारे सामने इसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है कि डॉक्टर की एक वैल्यू है, इंजीनियर की वैल्यू, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि डॉक्टर्स को भी टीचर्स बनाते हैं, इंजीनियर को भी टीचर्स बनाते हैं। अरे वाह, जीती रहे हैं आप। यानी जो इन शोबों को बनाते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, टीचर को वैल्यू नहीं दी जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात इनसे पता लगी। अब आप मुझे बताएं कि जिन बड़े बड़े शोबों में जिन्होंने जर्नल शामिल, जजेस शामिल, वकला शामिल, डॉक्टर्स शामिल, इंजीनियर्स शामिल, उनको तालीम कौन देता है? उस्ताद, मुअल्लिम। उस्ताद और मुअल्लिम की अहमियत और उसका वो जो जॉब का जो सिलसिला है, या पे, सैलरी या चेक स्लिप, इसे आप जो भी कहें, अगर कम है तो कैसे आप इन सबको तैयार कर सकेंगे? जो लोग पैशन के साथ, मोहब्बत के साथ ये आते हैं कि मुझे अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों के लिए काम करना है, उनको इन चीज़ों से तो आज़ाद करें ताकि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। और मैं यहाँ ये बात भी ज़रूर कहूँगा और बड़ी अदब से कहूँगा कि जब बड़ी बड़ी तकारीब होती हैं ऐवान सदर में, ऐवान वज़ीर आज़म में या ऐवान वज़ीर आला में, मेहरबानी करके पार्लियामेंटेरियन से पहले भी पहली सफ़ में बिठाएं असातिज़ा को। ये तरतीब ठीक हम करेंगे तो हमारी तरतीब भी ठीक होगी। मैडम, आपका नाम? नायला। नायला, क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। हमारा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का प्रोग्राम है ई रोज़गार। ठीक है। उसकी एक ये लैब है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने हमें यहाँ पे जगह दी हुई है। वी आर प्रेजेंट एट 40 डिस्ट्रिक्ट्स राइट नाउ। 21 आर वर्किंग एंड अदर आर अंडर प्रोसेस। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ आप कर रही हैं जी, वाज इट योर चॉइस और इट जस्ट हैपेंड बाय एक्सीडेंट? द ऑफर केम बाय एक्सीडेंट, लेकिन टू स्टे हेयर वाज माय चॉइस, क्योंकि आई सॉ पीपल ट्रांसफॉर्मिंग इन 3 months। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनके चेहरों पे ख्वाब नहीं होते और उनको वो परेशान होते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयड, और 3 माह बाद वो बच्चा जो यूं और यूं देख रहा होता है, उसके पास ख्वाब होता है, उसके पास रास्ता होता है और वो नज़र आता है कि जा रहा है। वो 3 माह ट्रांसफॉर्मिंग है हमारे लिए। जिंदाबाद। ये रोज़गार क्या है, कि क्या फ्यूचर है हमारा इसके हवाले से? ई रोज़गार बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें फ्री ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जा रही है, स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। और इसके ऊपर 3 तरह के कोर्स ट्रैक हैं जिसमें हम जो भी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है, जिसमें बच्चा शॉर्ट लिस्ट होता है, उसके बाद टेस्ट होता है, उसके बाद अप्लाई करता है। देन यहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड लैब उनको प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे लैपटॉप्स हैं, हमारे तरह के रिसोर्सेज हैं, हम मैनेजर्स हैं, यहाँ पे सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स हायर किए जाते हैं जो कि ऑन फील्ड ग्राउंड पे जो खुद फ्रीलांसर हैं जो अर्निंग कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन स्किल्स। ठीक है। और यहाँ पे उनको स्किल्स दी जाती हैं, फिर उनको बाकायदा एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर आप समझते हैं कि जो इंसान अपना कारोबार खुद करे, ऐसे? जी जी, एग्जैक्टली। एंटरप्रेन्योरशिप का ये होता है कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, आगे करना क्या होता है। तो लास्ट प्रॉबली कोई 3-4 ईयर से पाकिस्तान में वी आर वेरी लकी कि जो है PITB में प्लान 9 जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है
कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। दुनिया काफ़ी आगे निकल गई और हम पाकिस्तान जो है, अगर हम वी लुक इनटू टेक्नोलॉजी तो वी आर वेरी बैकवर्ड इन दैट। तो मेरा ख्याल हम इस प्रोग्राम के थ्रू एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम हम हैकाथॉन करवाते हैं। एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स सब डोमेन से आते हैं, राइट, दे कम अप विद आइडिया, ठीक है, और इफ़ दे गेट सेलेक्टेड फ्रॉम दिस सेंटर तो दे गेट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री इन द प्लान 9 जहाँ पर वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को ही करते हैं। तो वी डोंट ट्रेन देम इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग, वी एक्चुअली ट्रेन देम फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। अफसर साहब, यूथ कितनी बड़ी ताकत होती है किसी भी कौम के लिए? जो उसके नौजवान हैं वो कितनी बड़ी ताकत होते हैं? दुनिया की तारीख उठा के देखें, जिन कौमों ने तरक्की की है उसमें रीढ़ की हड्डी का काम नौजवानों ने किया। आप अपने पाकिस्तान के बनने में और पाकिस्तान बनने के बाद जो इंतज़ामी ढांचा जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो अलीगढ़ के इस्लामिया कॉलेज के सिविल लाइंस के नौजवान ना होते तो कुछ ना होना था। ये तो सर एक बहता हुआ दरिया है, पानी है, जिस पर बंद बांध कर आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं, आप फसलें सैराब कर सकते हैं, और अगर बंद नहीं बांधा जाता तो बेपाया तबाही और बर्बादी भी इन्हीं की वजह से आती है। पॉलिसियाँ क्या क्या होनी चाहिए? 2019 में हम खड़े हैं, पोर्टल्स आ रहे हैं, ऐप्स आ रही हैं, क्या क्या होना चाहिए? आपका तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है। गहरा ताल्लुक़ ही नहीं जी, ये यूथ मेरा फर्स्ट लव है। पहला लव तो वैसे माँ बाप होते हैं, तो इसलिए यूथ के बारे में मैं कहता हूँ कि तू मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन मैंने चाहा है तुझे पहली मोहब्बत की तरह। तो मैं 2-3 इदारों की मीटिंग्स मुख्तसर करके आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त 5th जनरेशन वॉर की शक्ल में आई है, उसने हमारे नौजवानों में 3 चीज़ें पैदा की हैं। मायूसी, और मायूसी से फिर जो कुछ होता है वो तालीमी तौर पे उनको सही किसी भी किस्म की गाइडेंस नहीं है। बहुत अच्छी डिग्री लेते हैं, उनको इंटरव्यू नहीं देना आ रहा होता, उनके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फिर ट्रेनिंग का कोई एहतमाम नहीं है उनके लिए अपने, क्योंकि इस उम्र में ना कॉर्टिसोल एक ख़ास हार्मोन है जो इंसान में बगावत पैदा करता है। बिलखसूस नौजवानों में ये बात हमारे वालिदैन को नहीं पता, शायद हुक्मरानों को भी पता होनी चाहिए कि उसमें वो बगावत होती है। उसमें आप जितना ज़्यादा उससे मसरूफ़ करेंगे, कॉर्टिसोल उतना कंट्रोल हो जाएगा और वो बच्चा बगावत नहीं करेगा। रखें उसे एक्टिविटी, और मसरूफ़ ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से है, ठीक, तो वो बदतमीज़ी उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि चैनलाइज करना है उसको, चैनलाइज करना। गवर्नमेंट के लिए 1, 2, 3 स्टेप्स अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पॉलिसी में नजर आनी चाहिए, हमारी यूथ पॉलिसी हो, सबसे पहले जी एजुकेशन का जो निसाब है वो बदला जाए। हमारा एजुकेशन का निसाब जो है वो क्रिएटिविटी नहीं एक्टिविटी करवाता है, ये सबसे पहली और अहम बात है। और उससे कहीं ज़्यादा अहम बात है कि हमारे इसातिज़ा की आला तरबियत का इंतज़ाम हो। ये मैं चूँकि इस शोबे से मुंसलिक हूँ, गवर्नमेंट के इदारों में ट्रेनिंग्स कराता हूँ उस्तादों को, तो जो BA, MA, MEd ये सारे के सारे सर इनके सिलेबस उठा के तो देखें, 100 साल पुराने नहीं तो 60-70 साल पुराने हैं। दुनिया हर रोज़ चेंज हो रही है, वो मैच ही नहीं कर पाते। और अगर इसातिज़ा मेरे बात को मैं बहुत हाथ जोड़ कर अर्ज़ करने लगा हूँ, इसातिज़ा मेरी दरख्वास्त सुन लें कि वो नेशन बिल्डर हैं, तो वो इन बच्चों को ओनरशिप दें। आज का उस्ताद ओनरशिप भी नहीं दे रहा। मैं ख़ुद भी एक टीचर हूँ, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि आज मैं ओनरशिप नहीं ले रहा उसकी। सिलेबस के बाद दूसरी चीज़ जो है वो इसातिज़ा की आला तरबियत, रूटीन वाली नहीं। तीसरा ये कि इसातिज़ा अपने रवैये में ओनरशिप ले लें, ख़ास तौर पे बड़े इदारों से। अगर पानी के लिए हम कहते हैं कि हमें रेजर्वायर्स चाहिए क्योंकि ये अल्लाह का तोहफा है हमारी तरफ से, तो ये नौजवान भी तो इसी तरह है, तो इसके लिए कैसे टैलेंट डैम्स और ये सब कैसे बनाने? बहुत बड़ा है। आप ये देखें कि दुनिया में कहीं 50% भी यूथ नहीं है, 40%, 30% भी नहीं है। पाकिस्तान में तो 65% हैं। तो ये जो मैंने आपसे कही कि वो एक तो इनके एजुकेशन में, दूसरा इनको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ दी जाए। चाइना ने क्या किया था, ये बड़ी अहम बात है, कुछ नहीं था करने के लिए, तो उन्होंने जो था 50-50 मीटर के फासले पे लड़के लड़कियों को 2-2 घंटे की ड्यूटी दी और कुछ थोड़ा सा पे किया जाता था कि तुमने सड़क पार करानी है, तुमने गुजरते से पानी का पूछना है, कोई काम पूछना है, वो उसकी टेरिटरी थी। तो उन्होंने मसरूफ़ रखा। आज वो देख लें कहाँ पे हैं। वो जो कहते हैं खाली दिमाग शैतान की माजरा बन जाता है, तो एक्टिविटी चाहिए उसके लिए। सर थैंक यू सो मच। अच्छा सर, अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, क्या नाम है ये, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हमारा जो डिपार्टमेंट है करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर है। ठीक है। ये 2003 में बना था और मैं लकीली इसका फाउंडर मेंबर हूँ।
और गुज़श्ता 10 साल से एज ए डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। 16 बरस ही हुए हैं अभी इसको 16 बरस। आपको ये लगता है कि हम बहुत लेट हैं ये डिपार्टमेंट बनाने में? जी, एक तो हम बहुत लेट हैं, दूसरा ये है कि ये स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली। और वो एज होती है जहाँ पर आप बच्चे के एप्टीट्यूड के मुताबिक उसको गाइडलाइन देते हैं। इसका जो बुनियादी मकासद हैं वो एक तो ये है कि एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान जो लिंकेजेस है वो डेवलप किया जाए और बच्चों के जो मिलान और रुझान के मुताबिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के मुताबिक बच्चे को गाइड किया जाए कि उसके लिए कौन सी लाइन ऑफ एक्शन है। ये तो आपने बता दिया, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि स्कूल से है तो आपने कोई रिकमेंडेशंस दिए हैं, क्योंकि ये रुझान तो बचपन से आप देखते हैं। जैसे सूरजमुखी ने सूरज ही की तरफ जाना है तो पता लगेगा, तो फिर वो उसके मुताबिक होगा। तो उसमें हम क्यों लेट हैं और अब वो उसमें हम कितने और सालों का इंतजार करें? देखिए, इसमें हमने गवर्नमेंट्स को तो मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू, आज भी इस फोरम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अर्लीस्ट पॉसिबल स्कूल में के अंदर और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ये करियर काउंसलिंग सेंटर हो और बच्चे की वहाँ के एप्टीट्यूड टेस्ट हो और उसके मुताबिक उसको गाइड किया जाए कि उसके लिए लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप स्कूल की बात करें तो किस उम्र में आप बच्चे का रुझान देखना शुरू करता है? एक उस्ताद या मुअल्लिम, एक उसका बड़ा सटल तरीका तो हमारे रहा। इतने बड़े लोगों से हम मिले जिनके उस्ताद ने एक्सप्लोर किया कि इस चीज़ में तुम अच्छे हो और उन्होंने तवज्जो दी, लेकिन इसका एक बाकायदा निज़ाम जो है वो किस जमात से शुरू होना चाहिए? ये मेरे तो ख्याल में ये प्री स्कूलिंग से स्टार्ट होना चाहिए। प्री स्कूलिंग से? यस। इसको अब हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसके बाहर आप खड़े हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और हमारा एक प्रोग्राम है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है वो कहते हैं -1 to 8 ईयर ऑफ एज के जो बच्चे हैं। -1 से मुराद ये है कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है, कंसेप्शन से लेके 8 साल तक, वहाँ पर बच्चे का जो रुझान और उसका मिलान और उसकी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उस दौरान माँ और फैमिली को वो इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो बच्चे की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट हो। ठीक। तो ये तो जब बच्चा आ जाता है, माँ बाप के पास होता है, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये 2-3 साल के अंदर आप उसको मोंटेसोरी में आप डाल देते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, तो फिर बच्चा जब खिलौनों से खेलता है और जब उसका एटीट्यूड आप देखते हैं तो टीचर ऑब्जर्व करके गाइड करता है कि बच्चे के अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस डोमिनेट करती है। बिल्कुल ठीक। अब मैं आपसे पूछूं, जब आप नौजवान थे, पढ़ रहे थे, किसी यूथ पॉलिसी का सुना था आपने कभी कि आपके लिए कोई पॉलिसी, आप यूथ हैं, नौजवान हैं, आपके लिए कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई? हैव यू एवर हर्ड ऑफ इट या नहीं? अब बस सुनने की हद तक था। क्या थी? चलिए अगर कोई याद हो तो क्या थी? यूथ के लिए गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स का बातें कभी सुनने में आती थी, लेकिन कॉन्क्रीट नहीं कभी। कॉन्क्रीट कभी नहीं। देखिए, हमारे यहाँ जो, अगर आप जितनी भी तालीमी पॉलिसियाँ देखें ना और जितने भी एजुकेशन प्लान्स देखें पाकिस्तान बनने से अब तक, उनमें कमो बेश चीज़ें आलमोस्ट एक जैसी हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे यहाँ जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज़ और प्लान हैं उनके अंदर जो पैसे एलोकेट किए गए हैं वो 2% से लेके 2.5% ऑफ GDP है। ठीक। और इतने पैसों के साथ आप इतनी पुअर कंट्री जो एकेडमिकली इतनी इलिटरेट कंट्री है उसमें सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर 65% यूथ है पॉपुलेशन की जी, तो हमारा ध्यान ही नहीं है, हमें उसके पोटेंशियल का ही नहीं पता। जैसे पानी जाया हो रहा है तो यूथ भी तो जाया ही हो रही। देखें, ये सिर्फ जाया नहीं हो रहा, ये मैं बताऊं आपको, अगर इसको कटर ना किया गया तो ये यूथ आपके लिए, अल्लाह ना करे, सबसे बड़ा हैजर्ड होगा। हमने वो देखे उसके साइंस, जब हमने तवज्जो नहीं दी, दुश्मन के हाथों में भी आला कार, जो हम 5th वो वॉर जनरेशन वाली बात कर रहे हैं, तो यही है ना कि आपने उनको एक समत देनी है, उस पोटेंशियल को टैप करना है फौरी तौर पे, बीइंग एन एक्सपर्ट। और आप करियर काउंसलिंग की एक बात करें, क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? देखिए जी, फौरी तौर पर ये जो हमारे यहाँ जो इतना बड़ा यूथ है, अल्लाह ताला ने हमें जो पोटेंशियल दिया है, इसके एप्टीट्यूड टेस्ट करके, ठीक है, और इसमें जो स्कूल से जो बाहर है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 2.5 करोड़ के करीब है, वो है। और एक वो यूथ है जो कि स्कूल गोइंग एज भी क्रॉस कर चुका है। इनका पहले स्टेप पे एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाए, फिर उनको शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाएँ। ओके। और शॉर्ट कोर्सेज करवा के उनको स्किल सिखा के एक प्रोडक्टिव सिटीजन के तौर पर, यानी आप ये कह रहे हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट के मुताबिक उसका रुझान देखा जाए, उसके रुझान के मुताबिक उसको कोर्स कराया जाए ताकि जो वो करना चाहता है वही वो करे और एक बहुत प्रोडक्टिव उसके तौर पे। वो कहते हैं कि अगर आपका
जो पोटेंशियल है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर किसी बात में होगा तो आप उसमें एक्सेल करेंगे। पैशन ही प्रोफेशन हो जाता है तो वो आप पैशन, आप बड़ी खूबसूरत बात की, अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाओ, आप एक्सेल करते हैं। और ये तब पता लगेगा जब आपको पता होगा कि पैशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोफेशन लेंगे। अब हमारी जो यूथ पूरी जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, इसलिए कि उनको डायरेक्शन का ही पता नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी के मकासद का ही पता नहीं है। अब मकासद का पता नहीं होगा तो डायरेक्शन का पता नहीं होगा। दूसरी, कभी वो समझते हैं कि ये प्रोग्राम कर लें, कभी वो समझते हैं ये प्रोग्राम कर लें। अच्छा, हो क्या रहा है, हमारी जो यूथ जो है जो अदारों के अंदर आ जाती है, हमारी एक ने हमने स्टडी करवाई, उसके अंदर 60 to 70% वो है जो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेरेंट्स। और 20 to 30% है जो आप वो बता रहे 60 से 70%। यस, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा टीचर बने, हमारा ख्वाहिश है, अम्मी की ख्वाहिश है, बच्चे की है या नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल भी है कि नहीं? दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि वो उसके अंदर वो चीज भी है कि नहीं। फिर इसका मतलब है कि वो तो बड़ी तकलीफ से गुजरेगा। और हमने वो बड़ी फिल्में बनती देखी कि जब वो उस प्रेशर को नहीं ले पा रहा तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। ये सब उसकी इम्प्लीकेशन क्योंकि आपने मार दिया उसका जो पीज और वो जो है वो सब निकल गया। एग्जैक्टली। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक तो जो बाहर वाले हैं उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करवा के उनको फॉर्मल और नॉन फॉर्मल शॉर्ट कोर्सेज करवा के प्लान किया जाए, ठीक, ताकि उनको रोज़गार मिलना चाहे उनकी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। दूसरा, जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेंटर्स एप्टीट्यूड टेस्ट हों, वहाँ करियर काउंसलिंग सेंटर बने और वो बच्चे का टेस्ट लेने के बाद उसको उसकी पढ़ाई का तयन करेंगे। क्या उसको कोई फन सीखना है, क्या उसको लिखना है, क्या उसको पेंट करना है, क्या उसको जिस तरफ भी। अच्छा, इसके लिए हमने को 12-13 साल से काम किया है, जिसमें हमारे जो सबक वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल अरशद महमूद साहब भी शामिल थे। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है जिसने 8 इंटेलिजेंसेस को आइडेंटिफाई किया है। उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंस, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसमें बंदा हाथ से काम करता है, आर्ट वर्क है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इंटेलिजेंस है। अच्छा, वो इंटेलिजेंस आइडेंटिफाई जब हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक बंदे के अंदर किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, किनेस्थेटिक वाले जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग में बड़े फिट इन होंगे। अब ये देखना कि ये किस इंजीनियरिंग में जा सकता है, कौन सी इंटेलिजेंस है। अच्छा, ये अब टेस्ट हमने बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 3 घंटे का टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो आपको बता देगा कि आपके अंदर ये मेजर इंटेलिजेंस है, ये माइनर है। आप लोगों का टेस्ट भी तो लेट ही है ना, फिर पूरी कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी तक जाके। आप तो समझते हैं ये तो, बल्कि आप तो कह रहे प्री स्कूल के उसमें वो एक आ जाना चाहिए। अच्छा, ये जो टेस्ट है ये यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये प्री स्कूल से ले। आप लोगों ने ये आपके डिपार्टमेंट ने डिजाइन किया है उनके लिए? हाँ, am I right? हमारे ये डिपार्टमेंट ने ये प्राइवेटली किया गया। ये तो आप उधर का गोरों का बता रहे हैं ना? नहीं, ये हमने इंडिजिनस टेस्ट डेवलप किया है। But who did that? कौन-कौन लोग शामिल थे इसमें? उसमें हमारे जो सबक वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल अरशद महमूद साहब थे, मैं था इसमें, और हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट की टीम थी, और उसमें 12 साल लगे हैं डेवलप करने। ये सारा बनाने में आप लोगों को 12 साल लगे हैं और 2-3 तो जब आप ऐसा जब एक कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या आप उसको वर्ल्ड ओवर शेयर भी करते हैं? ऑब्वियसली अब ऑनलाइन मौजूद है, उसमें उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं, और पायलट टेस्टिंग के बाद उसको फिर मुख्तलिफ जगह पर स्टूडेंट्स पे अप्लाई करके देखते हैं, फिर एक रिफाइंड फॉर्म में आती है। वेरी वेल डन के साथ अगर मैं ये कहूँगी ये वो करने के काम है जो आप कर रहे हैं, तो मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम दूसरा काम कर रहे हैं, जी, अब जो पोटेंशियल हमारे पास आ गया है, अब उसका क्या करना है? ठीक, अब उसके लिए हम लाइफ स्किल ट्रेनिंग, नॉट जॉब स्किल ट्रेनिंग। अच्छा जी, व्हाट इज लाइफ स्किल ट्रेनिंग? अच्छा, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग से मुराद ये है कि उनको जिंदगी गुजारने का तरीका ढंग आ जाए। अच्छा, मतलब लाइफ में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ठीक है, लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, लाइफ में आपको कोई एक आध आर्ट ऐसी आनी चाहिए जिससे आप रोजगार कमा सकें, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी लाइफ स्किल्स हैं, ठीक। तो हम इसके लिए एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, हमारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको ट्रेन करवाते हैं। हम अगर आप इजाज़त दें तो बल्कि किसी वक्त आपके साथ एक पूरी बैठक इस पे एक एक्सक्लूसिव करेंगे, ताकि अच्छा लोगों को भी वो एक पता लगे। हाँ। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं ख़ातिनों ज़ात, ये जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग है ना, लाइफ का हिस्सा जॉब होती है। हाँ, यस, जॉब लाइफ नहीं होती, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हमारा नौजवान को
वो जॉब ही को लाइफ समझ ले और नॉलेज नहीं ले रहा, सर्टिफिकेशन ले रहा है वो, और सर्टिफिकेशन को सारा कुछ समझ रहा है। हालांकि हम उनको बताते हैं कि भाई सर्टिफिकेशन जो है वो पीस ऑफ पेपर है, वो उस रन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन वो उनकी सारी तगदो यही होती है कि आप हमें सर्टिफिकेट दे दें और हमें नंबर दे दें। ठीक। अब वो लर्न नहीं करना चाहता। और सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मोटिवेशन टू लर्न नहीं है, मोटिवेशन टू लर्निंग नहीं है, इंक्विजिटिव नहीं है। इंक्विजिटिव इसलिए नहीं है कि उसको अपने डायरेक्शन का नहीं पता, ऑब्जेक्टिव का नहीं पता, और उसमें हम सब कुछ और हम उसको उसका पता लगाने में मदद भी नहीं कर रहे ना। ना तो पेरेंट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स उसको पुश कर रहे हैं अपने लिए। अदारे उनको रोड लर्निंग की तरफ ले, पहली से जमात से लेकर PhD तक आपकी रोड लर्निंग होती है, आपका मेमोरी टेस्ट होता है, आपका इंफॉर्मेशन टेस्ट होता है। ना उसको नॉलेज अप्लाई करना आता है, ना उसको सिंथेसाइज करना आता है, ना उसके हम बिहेवियर और एटीट्यूड पे काम करते हैं। नतीजतन ये क्या होता है कि वो पीस ऑफ पेपर लेके बेरोज़गारी के समंदर में बेरोज़गारी का इजाफा करके लोगों की हमदर्दियाँ गेन करने की कोशिश। देखिए जी, मैंने MA किया, मैंने PhD की, मुझे जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल सही। तो इसलिए उनको कहा जाए कि एक एप्लीकेशन लिख लें, वो उनको लिखनी नहीं आती, ना वो लिखना चाहते हैं, ना वो लिखना सीखना चाहते हैं। अब ये बड़ा हमारे यहाँ मिसिंग लिंक है कि अब स्कूल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक हमारा पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे को लर्निंग की तरफ लेके आएँ। बिल्कुल सही। अब लर्निंग की तरफ आ जाएगा ना तो सर्टिफिकेट तो मिल ही जाना है। सर, लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अहम सवाल उठाए गए इस गुफ्तगू में। आगे चलेंगे और देखेंगे कि कौन क्या क्या कह रहा है, लेकिन 65% यूथ पॉपुलेशन की सानू पता ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि यूथ एम्पावरमेंट जो है वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आप हकीकी मायनियों में एक नौजवान को एम्पावर नहीं करते, उसको खुद मुख्तार नहीं करते यार। तो हमने इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है। हमने एक कार्ड बनाया है जो कि नौजवान के लिए वैल्यू एडेड कार्ड होगा, जिसको हमने प्रिविलेज कार्ड का नाम दिया है। इसमें यह है कि उस नौजवान को हेल्थ और लाइफ की जो इंश्योरेंस है उसकी, वो उसको मिलेगी उसके कार्ड के अंदर। इसके अलावा उसको फ्री में हमारी कुछ वोकेशनल सेंटर्स की ट्रेनिंग्स हैं और कुछ माइनर रेट्स पे हमने उसको ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किया है। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट में एक जो ट्रेनिंग है वो 18,000 समथिंग की हो रही है, तो हमने उसको 50% ऑफ करके हमने उसको 9,000 पे कंडक्ट करने का ऐलान किया है। एक नौजवान जो है वो आए और वो ट्रेनिंग ले, वो वोकेशनल सेंटर से हमारी ट्रेनिंग ले, डिफरेंट कोर्सेज़ करे ताकि वो खुद मुख्तार हो सके, वो अपनी लाइफ में किसी पे डिपेंडेंट ना हो सके। आपने भी ये देखा होगा कि अक्सर जब आप किसी भी सैलून पे जाते हैं, जब आप डिफरेंट किसी दुकान इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे चले जाते हैं, किसी भी दुकान पे चले जाते हैं, जब आप वहाँ पे देखते हैं कि एक शागिर्द जो है वो सारे काम वही कर रहा होता है, उस्ताद उसको गाइड कर रहा होता है कि आप इस तरह काम करें, इस तरह काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बच्चा जिसके पास तो चंद हज़ार रुपये नहीं होते कि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सके, तो हमने उनको पहले तो ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई उनकी, जो कि हम पहले साल में 50,000 लोगों को इंशाल्लाह ताला ट्रेन करेंगे। जिसके बाद फिर हम उनको, मैं अक्सर ही बात करता हूँ, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि PhD लोग भी ऐसे हैं कि जो कि बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो हमने उनको पहले तो ट्रेनिंग दी कि वो ट्रेनिंग ले सकें। उसके बाद ऑन मेरिट हम उनकी 15 डेज़ की उनके प्रैक्टिकल्स करवाएंगे कि उनको बताया जाए कि कारोबार जो है वो किस तरह करना है, किस तरह किया जा सकता है। तो उसके बाद हम उनको वो सॉफ्ट लोन देंगे, जिसके हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्टअप बैंक के नाम से हमने उसको स्टार्ट किया है, कि हम उनको स्टार्टअप बैंक से वो चंद थोड़ी सी रकम देंगे, बल्कि हम उनको रकम नहीं देंगे, हम उनको कारोबार बना कर देंगे कि वो कारोबार बनाए। मिसाल के तौर पे कि हम उनको कहते हैं जी कि एक नौजवान को हमने या एक ख़ातून को हमने ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया है, तो हम उसको पैसे नहीं देंगे, हम उसको वो ब्यूटिशियन की उसकी सैलून बना के देंगे कि वो उससे अपना कारोबार स्टार्ट कर सके, और जो मनी उसने लोन के तौर पे ली है वो उसको रिफ़ंड कर सके हमें। इसके अलावा हमने जो है वो ऐलान किया है कि हम लोग एनुअली जो है वो 500 स्कॉलरशिप्स जो हैं ऑन मेरिट देंगे। वो हमारे जो एम्बेसडर्स हैं ऑल ओवर द पंजाब, हर यूनिवर्सिटी में हमारे एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, हमारे एम्बेसडर्स ग्रास रूट लेवल पे बैठे हुए हैं। तो हमारे जो एम्बेसडर्स होंगे वो हमें रिकमेंड करेंगे कि ये फ़लाँ बच्चा है, ये फ़लाँ बंदा है, ये ऑन मेरिट है। क्योंकि दो तरह के लोग मार्केट में होते हैं, एक वो लोग होते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमें हेल्प हो जाए हमारी तो बेहतर है। एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अपना कमज़ोर लोग होते हैं, बिल्कुल ही गरीब लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको रखेंगे जो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते इस प्रोग्राम पे, अपनी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने अखराजात को अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो हम उनको ऑन मेरिट जो है फर्स्ट ईयर में 500 स्कॉलरशिप्स ऑल ओवर द पंजाब हमने देने का उसमें ऐलान किया है। ये सब क्या पोटेंशियल है पाकिस्तानी यूथ का? बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास नहीं हैं। और कई बेचारे लाखों ऐसे नौजवान हैं जो अपनी डिज़ायर लेके जो है फ़ारिग हो जाते हैं। गुर्बत है, एक्सेस ही नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, स्कूल को देखते रहते हैं, लेकिन पैसे नहीं अपना जाने का। मैट्रिक कर लिया तो कॉलेज जाने के पैसे ही नहीं हैं, दूर है कॉलेज गांव से, लाहौर है, पिंडी है, मुल्तान है, फ़ीस के पैसे नहीं हैं, तो बस बेचारे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, ये तो तालीम हो गई, आप मिनिस्टर भी रहे हैं, टास्क फोर्स को भी आपने देखा, पॉलिटिक्स को भी सबको बहुत करीब से आप देखते हैं। जब हमें ये पता है कि 65% यूथ है, तो हम आज तक कोई नेशनल यूथ पॉलिसी नहीं दे सके। कोई सी चीज़ हमें रोके हुए? यही तो सबसे बड़ा इशू है कि 70 साल गुजर गए और 30-35 साल तो मार्शल लॉ में निकल गए। बाकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आई वो आपस में लड़ती रहीं, और सियासतदान वो ज़्यादा शौकीन हैं अंडरपास, सड़कें, मेट्रो, चीज़ें जो नज़र आए। तो एक तो तालीम जो है वो नज़र नहीं आती, तो लोग उस पर फोकस नहीं करते। अब देखिए, तालीम का डायरेक्टली लिंक है यूथ के साथ, यूथ की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और उनके फ्यूचर के साथ, कैरियर के साथ उसके। और कोई ऐसी उन्होंने अभी तक कोई एक नॉन स्टॉप पॉलिसी नहीं बनाई। एक ज़माने में वो यूथ प्रोग्राम बना था कि ये लोन्स देंगे जी 50,000 रुपया, वो हिप्स बना था, मुझे आज भी याद है, वो भी ख़त्म हो गया। फिर आप कभी आपने किसी स्टूडेंट को हमारी हुकूमतों ने लोन दिया आज तक? कभी किसी स्टूडेंट को इन्होंने इंश्योरेंस की है इनकी हेल्थ की? बाहर के ममालिक में तो है वो लोन मिल जाता है उनको, स्टूडेंट्स लोन लेके पढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारे जो नेचुरल टैलेंट है, देखिए हमारा एग्रो बेस्ड है सारा सिस्टम, पंजाब का ख़ास तौर पे। कोई हम इनको ट्रेनिंग नहीं देते, किस तरह बीज लगाना है, किस तरह पानी देना है। होती है ट्रेनिंग, लेकिन ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं होती। अब शुरू हुई है ट्रेनिंग, टेफ्टा वगैरह सब टेफ्टा में है। टेफ्टा एक डॉर्मेंट एरिया था। टेफ्टा से पहले जितने टेक्निकल स्कूल थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर थे। ये 1997 में आई रिमेंबर एक अथॉरिटी बनी थी और फोकस आ गया। लेकिन आप हैरान होंगे कि 100 में से सिर्फ 2% से भी कम लोग टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं। नहीं, लेकिन अब देखें, ये बड़ा एक मसला है, हम हुनरमंद की कदर नहीं करते। BA MAs पैदा किए चले जा रहे हैं, और वो तो मतलब सवाल ये है कि ये हमारी जो तालीम और तरबियत है वो रुझान के मुताबिक क्यों नहीं होती? अगर स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, तो उसके मुताबिक उसके लिए कोर्सेज क्यों नहीं है? देखिए, हमने तो कोशिश की थी, टाइम मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिला कि मैट्रिक टेक्निकल मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। 8वीं के बाद मैं लाइन दे दूं बच्चे को जिसने अपना हुनर की तालीम लेनी है। पहले हुआ करते थे। जी हाँ, वो अपना जिसने जो स्पोर्ट्स में जाना है और किसी ने अपना डॉक्टर बनना है तो वो मेडिकल वाली साइड, यानी वही उसके रुझान का फैसला हो जाए, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ ले उसको। तो क्या हुआ? टाइम नहीं था, क्योंकि हम तो इतना, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक था कि हम तो बस वो कह लें ईंट और वो गारा ही लगाते रह गए। हालांकि हमने बहुत काम किया एजुकेशन सेक्टर में। हमने दीवारें बनाई, टाट से उठा के बच्चे को कुर्सी पे बिठाया। देखे ना, 63,000 स्कूल मुझे मिला जब मैं वज़ीर बना। 40,000 63 में से 4 दीवारी नहीं, डेस्क नहीं, चेयर नहीं, टॉयलेट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए। और हम रोते हैं कि जी हमने तालीम को ऊपर बढ़ाना है और हुनर देना है, यूथ है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे यूथ ने पलना है, जहाँ पे उसने अपने माइंड को ठीक करना, वो तो है ही नहीं आपके पास। तो पैसा जो है वो सारा ब्रिक एंड मोटर पे लग रहा है, क्वालिटी पे पैसा लग ही नहीं रहा, और एक्सपेरिमेंट्स करने का आपके पास टाइम नहीं होता। 5 साल बहुत थोड़े होते हैं। Being an educationist and a politician too, if I ask you कि क्या होना चाहिए नेशनल यूथ पॉलिसी? पहली बात तो ये होनी चाहिए या नहीं, एक बात, और अगर हो तो उसमें किस किस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए? सर, नेशनल यूथ पॉलिसी के बगैर तो आपको गुजारा ही नहीं है। 65% गुजारा कर रहे हैं, तो रो धो के गुजारा कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं गुजारा? आज आप अमेरिकन इमिग्रेशन खोलें तो सारा यूथ मेरा हाल अमेरिका ही भाग जाएगा। और हमने इनके अंदर नेशनल स्पिरिट डालनी है।
ये भी उसी पॉलिसी का हिस्सा है। तो नेशनल पाकिस्तानियत तभी डलेगी ना जब उसको कुछ मिलेगा यहाँ पे। यानी ये भी एक नैरेटिव है जो उसका एक हिस्सा होगा, जो आपने बताना है हम कौन है, हमने क्या है, आप क्या कर सकते हैं। जब उसके लिंक्स क्रिएट होंगे धरती के साथ, पाकिस्तान धरती के साथ, वो कोई बिजनेस कर रहा है, वो कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, कोई हुनर वो सीख रहा है, कर रहा है, कमा रहा है, कर रहा है सारा, फिर आपके लिंकेजेस क्रिएट हो जाएंगे। जब आपके लिंकेजेस क्रिएट होते हैं फिर आप में पाकिस्तानियत आ जाती है, खुदी आ जाती है, गैरत आ जाती है। तो अगर आप अपना हैं कह लें अनएम्प्लॉयड हैं, डिप्रेशन का आप शिकार है, फिर नफ़रत आ जाती है, बगावत आ जाती है, फिर यहाँ से भागने की जो है ना वो जो है ना एग्जिट शुरू हो जाता है सारा। तो ये ना इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये लीडरशिप का जिम्मेदारी है। ठीक। सो अगर मैं ये कहूँ कि जैसे पानी के हमें रिजर्वायर्स की ज़रूरत है और हम डैम्स की बात करते हैं कि डैम्स बनने चाहिए जो नहीं बने इतने सालों में, उसी तरह यूथ का भी एक सैलाब हमारे पास है। हम क्या तैयार हैं उसको चैनलाइज टैप इन करने के लिए? उससे हमें क्या क्या करना है या नहीं? नो सर, वी आर नॉट रेडी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये करंट गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब का अपना एक विजन है यूथ के हवाले से, और ही हैज़ सीन इट। उन्होंने 25-26 साल पूरी रिसर्च थी, उनका तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। आई विश के कोई ऐसी पॉलिसी बन जाए जहाँ पर यूथ आपका काबू आ जाए। और देखिए ना, आपने इस यूथ को तो आपने यूटिलाइज़ किया ही नहीं किया एट ऑल आपने किया ही नहीं है। हुनर वो सीखता है, वो बेचारे आपके दुश्मन की नज़र है उस पर। हाँ देखिए, हाँ दुश्मन को तो नज़र आ रहा है ना। देखिए आप, हमारा जो बच्चा गांव का है, शहर का है, स्कूल नहीं जाता, वो चला जाता है, गरीब है वो, कि खोखे पे चला जाता है, वहाँ चाय बनाना शुरू कर देता है, फिर वो वर्कशॉप पे जाता है, वो मैकेनिक बन जाता है, पेंट करता है, खराद बन जाता है, मिस्त्री बन जाता है सारा। तो चाइल्ड लेबर तो बंद कर दिया आपने कहा कि अब तो बिल पास हो गया कि 17 साल से नीचे देयर इज गोइंग टू बी नो एम्प्लॉयमेंट गिवन। तो हम लोग हुनर सीखते थे बाय डूइंग, नॉट बाय लर्निंग। हमारे इस खित्ते में, पाकिस्तान में, जो हुनर सिखाया जाता था वो था ट्रेडिशनल, विरासत में मिलता था आपको। तो जिसका अब्बा जो है वो पंक्चर लगाता है, वो पंक्चर ही लगा रहा है, जिसका अब्बा मिस्त्री है वो राज है, उसने वही बनना है। हम ये पॉलिटिशियन है, उसके बच्चे हम ये स्कूलों में नहीं सिखा रहे हैं, वो नहीं सिखा रहे, हम नहीं सिखा रहे। अच्छा, ओन भी नहीं। मैं एक आखिरी बात आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, आपका इतना एक्सपोजर भी है, दुनिया भी आपने फिरी। पाकिस्तान में कोई भी काम करते हुए बच्चे पढ़ने के साथ बड़ा शर्माते हैं। फूफी खाला चाची कहनी, बड़ा दिल लगा के काम करना, काम नहीं बेटा करना, दिल लगा के पढ़ो। जब हम बाहर जाते हैं और जॉब्स भी करते हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स पे भी काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स पे भी काम करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते ये हम? इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे कदर है काम की, वहाँ पे काम की कदर है, यहाँ कदर नहीं, यहाँ पे कदर नहीं, यहाँ पे तो मेहनत है, यहाँ पे तो मेहनत मारते हैं कि ये तो पांडे पे धोंदा है, ये तो खुद अपना काम कर रहा है। भाई वहाँ तो 18 साल का एडल्ट हुआ नहीं, वो घर से निकल गया, जाओ भाई कमाओ जाके, यू नो। तो उन्होंने अपना कल्चर जो है बड़ा संभाला, और यही बताया कि पाकिस्तान के अब्बा जी के ऊपर बोझ और ज्यादा पड़ी जा रहा है घर से। देखिए सर, आप वहाँ पे बड़े से बड़ा आदमी बस में सफर करे, उसको मायूब नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बड़े से बड़ा आदमी पैदल क्रॉस कर रहा है, मायूब नहीं समझा। उनके राइट्स हैं, पैदल चलने वाले के ज्यादा राइट्स हैं गाड़ी वाले से। तो आपने आम आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी में कोई फर्क नहीं है वहाँ पे, बाहर के ममालिक में। यहाँ पर है, यहाँ पर क्लास सिस्टम है, और क्लास सिस्टम में यही समझा जाता है कि जो ड्राइविंग कर रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं, हालांकि वो बेचारा अपना पैसे कमा रहा है, हलाल के पैसे कमा रहा है, तो उसको जो है वो हकारत की निगाह से देखा जाता है। ये सब क्या यही डर तो हमें नहीं है कि अगर हमने कुछ ऐसी पॉलिसी बना ली तो ये क्लास सिस्टम टूट जाएगा? नहीं, वो अपना टूटना चाहिए ना जी। देखें, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, आप बेसिक ह्यूमन राइट्स, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भरा पड़ा है, हमारा मज़हब भी हमें ह्यूमन राइट्स देता है, सिखाता है सारा। इक्वालिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है जी। अब अमीर के लिए कुछ कानून है, गरीब के लिए कुछ कानून है। अब वो टीवी पे हम देखते हैं तो लोग फिर जो है ना वो कुड़ते हैं अंदर ही, और कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, क्या मजाक है। कानून और अदालतें जो हैं वो अमीरों के लिए कुछ कहती हैं, गरीबों के लिए कुछ कहती हैं, और ये होता है सर। हाँ, ये जो है, आप नीचे ज़िलों में चले जाएँ, फिर तहसीलों में चले जाएं, फिर ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, वहाँ पर आपका कास्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। वो चौधरी जो ज़िम्मेदार जो है, वो जो मज़हरा है, वो बेचारा माफ़ी मांगता रहे। दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम सेंचुरीज इन दिस एरिया। एक चीज़ इससे आपको निकाल सकती है, एजुकेशन, फिर आपके बेसिक राइट्स एंड जस्टिस, ये 3 चीज़ें। सब लवली टॉकिंग टू यू। प्लेजर। वो तख्त भाई हमने और आपने यूथ के किरदार से तो बिल्कुल कोई मुनहरिफ नहीं हो सकता। देखें,
क़याम पाकिस्तान से लेके जब इकबाल ने नौजवान को जगाया, जब उसने उसमें शऊर को बेदार किया, और नौजवान ही सबसे पहला तबका था जो उठे और जिन्होंने पाकिस्तान का नारा लगाया और उसको लेके आगे चले। तो क़याम पाकिस्तान से लेके इस नए पाकिस्तान की तकमील तक नौजवानों का एक बड़ा अहम किरदार रहा है। और अब जिस तरह से ये यूथ बल्ज आ रहा है 64% ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसको कैटर करने के लिए अभी फ़ौरन इस इकनॉमिक क्राइसिस में ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप फ़ौरन से उन सबको नौकरियां दे लें या फ़ौरन से उन सबको रोज़गार के मौके फ़राहम कर लें। तो इस सूरत में जो पूरी दुनिया में भी और तमाम कामयाब ममालिक में भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है और हुकूमत पे ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के मौके उनको फ़राहम करे। इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत भी एक बहुत बड़ा हमने अपना मुख्तस किया है 2019-20 के माली साल के बजट में नौजवानों के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें वो अपने बिज़नेस आइडियाज़ लेके आएंगे। तो जो भी अच्छे आइडियाज़ लेके आएंगे उनका हम स्क्रूटनी करेंगे, फिर उनके मेंटोरशिप के सेशंस होंगे और फिर हम उनको ग्रांट्स देगी हुकूमत पंजाब, उनको पैसे देंगे ताकि वो अपने बिज़नेस शुरू करें। अब देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि हर नौजवान, माँ बाप की तो यही ख्वाहिश होती है कि जो हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, CSP ऑफ़िसर बने, लेकिन उसकी भी कोई लिमिटेड पोस्ट हैं जो वो नहीं बने। उन्होंने भी तो ज़िंदगी में किसी लाइन पे चलना है। तो उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे नौजवान अपनी अच्छी लाइन और ट्रैक बिज़नेस आइडिया लेके आएँ और उसको चूज़ करके उस पर चल सकते हैं। और हुकूमत बिल्कुल उस पर उनको हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है। सेकेंडली, हमारा स्किल डेवलपमेंट आ जाता है यूथ के लिए। वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी एक स्किल्ड लेबर हो, कि अगर जो पढ़ लिख के कोई मुकाबले का इम्तिहान नहीं पास कर सका या कोई बहुत ही जो प्रोफेशनल तरीके से आगे नहीं अपनी पढ़ाई को लेके चल सका, वो ऐसे स्किल्स उनमें आ जाएं। स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हमारी पंजाब में टेविटा है, PVTC है, PFDC है, पंजाब हुकूमत के तहत जो चल रही हैं, और वो स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि अपने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर जाके भी रिकग्नाइज्ड हैं और उनको एक जगह मिलती है काम करने की। उसके बाद थर्डली, सबसे बेसिक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि आज के नौजवान के लिए हमेशा से ही, शुरू से ही हमारे, तो अगर इस्लामी इक़दार देखें या इखलाकी इक़दार देखें तो उसमें बहुत ज़रूरी है नौजवान का किरदार, करैक्टर बिल्डिंग ऑफ यूथ। इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमने एक अपनी पूरी टीम बनाई है जिसमें हम जो करैक्टर बिल्डिंग बेस्ड हमारे लेक्चर्स हैं और उसमें उनके पम्फलेट्स हैं जिसमें हमारी इस्लामी तालीमात का भी ज़िक्र है, हमारी इखलाकी तालीमात का भी ज़िक्र है कि जो आपका करैक्टर है वो आपकी आने वाली ज़िंदगी में नौकरी, पैसा या कोई पोस्ट होना बहुत ज़रूरी नहीं है। उन सब चीज़ों के साथ साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर होना, वो आपके पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, आपकी सोसाइटी को अगर आप पॉजिटिव तरीके से उस साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। बड़ी नई चीज़ हमने मुतारिफ़ करवाई है, इट्स पंजाब यूथ मेला। तो ये भी अभी मेरे पास है, उसका इस पे हमारी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी कंप्लीट हो चुकी है। और सबसे मज़े की बात है कि पिछली हुकूमत में जिस तरह पंजाब उन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाया था और अरबों रुपए हुकूमत के लगे थे अवाम के फ़ंड में से, इसमें 1 रुपया भी हम पंजाब हुकूमत से नहीं ले रहे। इट्स अ टोटल स्पॉन्सर्ड इवेंट। मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने पैसे लगा रही हैं, अपने स्टेक्स लगा रही हैं, और वो आके बच्चों के लिए तफरीह का मौका। और उसमें सिर्फ खेल कूद नहीं है, उसमें बड़ी ही ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टेक्निकल आपकी हैकाथॉन्स हैं कि आप सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स को कैसे उनका सल्यूशन आपने निकालना है, और उस पर बड़े अच्छे इनामात हैं। आपके पेंटिंग कंपटीशंस हैं, आपके ड्राइंग कंपटीशंस हैं, आपके स्पीच कंपटीशंस हैं, आपकी फुटसल के मैचेस हैं, गेम्स हैं, फेस्टिविटी है, और सबसे बढ़ के उसमें जॉब फेयर है जिसमें हम 1500 के करीब कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं जो सब आएंगी, उनके स्टॉल्स वहाँ पे लगेंगे, वहाँ पे आप अपनी सीवीज सबमिट करवाएंगे और वो आपको रैपिड क्विक एक्शन वो करेंगे और आपको वो अपना इंटर्नी लेंगे बच्चों को। तो उसमें बहुत हज़ारों लोगों को जॉब्स के मौके फ़राहम होंगे। और ये सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं होगा, ये भी हमारा पायलट है जो कि हफ्ता के लिए लाहौर में चलेगा प्रोग्राम। उसके बाद हम इसको रेप्लिकेट करेंगे पंजाब के तमाम डिवीज़न्स पे। बाकी जो 8 डिवीज़न्स हैं उधर भी हर जगह पे जाके यही पंजाब यूथ मेला लगेगा। सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं रहेगा, पूरे पंजाब में फैलेगा। और हुकूमत पंजाब का पैसा जो कि अवाम के टैक्स का पैसा है
वो नहीं एटलीस्ट ज़ाया होगा। जो कंपनियां आपसे कमा रही हैं वो आके लगाएंगी और वो आपके लिए तफरीह का मौका भी फराहम करेंगी और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।